हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज आज की वीडियो रहने वाली है फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज के ऊपर। वीडियो के अंदर गाइज पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होंगे एंड आपका फाइनली लास्ट एग्जाम है, तो इसके बाद आपकी पूरी मौज है, आराम से आप लोग ऐश कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं बिना फालतू की बातें करे हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है और इसके डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स को आपको बताना है। गाइज देखो, अब वीडियो उनके लिए रहने वाली है जिनको वीडियो एक्चुअल में देखनी है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी बातें अगर ध्यान से सुनने वाले हैं तो आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नोट्स अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस के आंसर अगर मैं समझाऊंगी तो सेम ही निकलेंगे, बट अगर आप रट्टा लगाने जाओगे चारों आंसर्स अलग अलग लगेंगे आपको। हर चैप्टर में ऐसे ही है, बट अगर आप समझ के जाओगे तो आपको सभी क्वेश्चन एक दूसरे के साथ एज यूजुअल रिलेटेड लगेंगे और लर्न करने ईजी रहेंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? फाइनेंशियल मार्केट अगर हम आम भाषा में बोलें स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल मार्केट होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट ट्रेड करते हैं उनके फाइनेंशियल एसेट्स को, लाइक स्टॉक क्या है, बॉन्ड्स क्या है, करेंसीज क्या है, कमोडिटी क्या है। ये एक ब्रिज का काम करती हैं। जो भी लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, सरप्लस हैं, वो कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनसे पैसे लेके जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत है कंपनीज को, उनको देती है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमी में, कि हमारी इकोनॉमी स्मूथली चले, पैसों का फ्लो इजी रहे, फंड्स इजी अवेलेबल हो, रिसोर्सेज इजी हो। तो ये बहुत मतलब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है हमें इन्वेस्टमेंट की, सेविंग की और इकोनॉमी को ग्रो करने की। तो इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट्स की? फर्स्ट, ये आपकी सेविंग्स को मोबिलाइज करती है, यानी कि जिसके पास पैसे हैं उनको मतलब पैसे उनके सेव करवाती है, इन्वेस्ट करवाती है, और जिनको पैसों की ज़रूरत है उनको मनी प्रोवाइड करती है, सेविंग्स को मोबिलाइज करती है। सेकेंड वन, कैपिटल को फॉर्म करती है। ये इंकरेज करती है कि आप मतलब आपकी वेल्थ क्रिएट हो इन रिसोर्सेज के थ्रू, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करो, आपकी कैपिटल फॉर्मेट हो यानी कि इंक्रीज हो। थर्ड वन, लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है आपको। ये फाइनेंशियल मार्केट लिक्विडिटी देती है, फाइनेंशियल एसेट्स आपको अलाउ करती है कि आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो ईजिली किसी भी टाइम। आपने अगर स्टॉक मार्केट में काम किया तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, ठीक है। इकोनॉमी इससे डेफिनेटली ग्रो करेगी, क्योंकि हमारी कंट्री में जितना रोल फाइनेंशियल मार्केट ने प्ले किया ना, आपको पता होगा इंडिपेंडेंस के बाद आई थिंक जब 1991 में लिबरलाइजेशन वगैरह आया, उसके बाद हमारी इकोनॉमी बूस्ट हुई है, ठीक है। प्राइस डिस्कवरी में ये मदद करती है, हेल्प करती है कि डिटरमाइन करने में कि क्या प्राइस होना चाहिए फाइनेंशियल एसेट्स का बेस्ड ऑन द सप्लाई और डिमांड के बेस पे। फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स क्या हैं? 2 टाइप की होती है फाइनेंशियल मार्केट। एक होती है मनी मार्केट, एक होती है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट से ना हमें शॉर्ट टर्म के लिए लाइक 1 डे से लेके 1 ईयर तक के लोन्स मिलते हैं। सिंपल भाषा में मनी मार्केट वो मार्केट है जिसमें हमें 1 दिन से लेके 1 साल के लिए लोन मिलते हैं। कैपिटल मार्केट वो है जिसमें हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए लोन मिलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, इनके अंदर अब सब पॉइंट हैं, क्योंकि अगले 4 क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, या बोलोगे सेम डिट्टो के डिट्टो ही आंसर्स हैं, बट क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, इस वजह से मैंने आंसर्स अलग प्रेजेंट किए हैं, बट उनमें भी आप टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट लिखोगे, इनको आगे एक्सप्लेन करोगे, तो ध्यान से सुनना। मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं, जिसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो लेस देन 1 ईयर होता है। मनी मार्केट से हम लोग फंड्स वगैरह ले सकते हैं, बट लेस देन 1 ईयर शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए मनी मार्केट होती है, ठीक है। इसके अंदर और भी बहुत सारी मार्केट्स होती हैं। मनी मार्केट के जो सब पॉइंट्स हैं, ठीक है, की फीचर क्या है कि जो मनी मार्केट है ये हाईली लिक्विड होती है, इसके अंदर हमारी सेफ इन्वेस्टमेंट होती है, इंस्ट्रूमेंट्स लो रिस्क वाली होती हैं, और ये हमें रिटर्न भी कम देती है। अगर रिस्क कम होगा तो डेफिनेटली रिटर्न भी कम आएगी। ये शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स के लिए बहुत बेस्ट मतलब मार्केट मानी जाती है। अगर थोड़े समय के लिए आपको फंड्स की ज़रूरत है तो आप इस मार्केट से फंड्स को ले सकते हो। अब इसके अंदर कंपोनेंट्स बोलो, इंस्ट्रूमेंट्स क्या आते हैं मनी मार्केट के अंदर? फर्स्ट वन इज़ ट्रेजरी बिल्स। ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि इशू की जाती है कोई भी फंड की अगर उनको नीड है तो उसको पूरा करने के लिए। इसको डिस्काउंट पे और रिडीमेबल मतलब इसको डिस्काउंट पे इशू करते हैं, और जब भी जिस बंदे ने इसको लिया है, ठीक है, उसको जब भी उसको सेल करना है उसको उसकी फेस वैल्यू मिलेगी, यानी कि उसकी एक्चुअल वैल्यू आपको डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा। आप खरीदोगे, जैसे 500 का कोई भी ट्रेजरी बिल है तो वो आपको 300 400 ऐसे इशू किया जाएगा, पर जब आप उसको सेल करने जाओगे उसकी एग्जैक्ट फेस वैल्यू विच इज़ 500 उसी पे आप सेल करोगे, जिससे आपको प्रॉफिट होगा। कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड होते हैं बट शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, इसको कॉर्पोरेशंस के द्वारा इशू किया जाता है अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए। ऐसे ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, कॉल मनी होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए इसमें आपको लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात की हमने मनी मार्केट की। अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को दिया जाता है, उनका मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है। इसको आगे 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आई डोंट थिंक कि आपको अभी तक पता नहीं याद है कि नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 तरह की हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जिसमें हम लोगों के लिए आईपीओ इशू किए जाते हैं, इनिशियल पब्लिक को ऑफर किया जाता है कि आपके लिए आईपीओ आप हमारी
हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, आईपीओ को खरीदो, हमें फंड्स की ज़रूरत है। डायरेक्ट पब्लिक को ऑफर किया जाता है। सेकेंडरी मार्केट जो हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जिसमें हम लोग इक्विटी बॉन्ड्स वगैरह बाय करते हैं। शेयर मार्केट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। आईपीओ की नॉलेज बहुत कम लोगों को होती है, ठीक है। आईपीओ के अंदर आपकी मनी ब्लॉक हो जाती है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो। आईपीओ प्राइमरी मार्केट के अंदर आपके पास लिक्विडिटी नहीं होती है। आईपीओ कंपनीज कब इशू करती हैं? जब कंपनीज को उनके फंड्स को रेज करना होता है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है, या कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी रिसर्च की एक्टिविटी करनी होती है, तब आईपीओ इशू किए जाते हैं। बट इसके अंदर आपके पास लिक्विडिटी नहीं होती। अगर आपने एक बार आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया तो आपके उतने पैसे, आई थिंक 15,000 के नियर एक आईपीओ होता है, और उसके बाद वो पैसे आपके ब्लॉक हो जाएंगे जब तक वो आईपीओ इशू नहीं होता है। तो आप उस पैसे को तब तक छेड़ नहीं सकते, एक हफ्ते के लिए वो मनी ब्लॉक हो जाएगी। ये जस्ट मैं आपको जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो बता रही हूँ कि आप लेंथ इंक्रीज कर पाओ। सेकेंडरी मार्केट शेयर मार्केट होती है। शेयर मार्केट में आप लोग सिंपली किसी भी टाइम, कभी भी, मतलब 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, 3:15, 3:30 तक मार्केट ओपन होती है, तो आप लोग कभी भी शेयर्स को खरीद सकते हो, कभी भी शेयर्स को सेल कर सकते हो। जैसे आपको लगा प्रॉफिट हुआ, आप कैन सेल। इसमें आपके पास लिक्विडिटी होती है कि अगर आपको कभी भी पैसों की जरूरत पड़ी, आप उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, डिलीवरी ट्रेडिंग कर सकते हो, टाइम लिमिट लगा सकते हो, मार्केट टाइम पे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो लेंथ इंक्रीज करने के लिए बहुत गप्पे हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं कैपिटल मार्केट में? जो सेकेंडरी मार्केट है, इसके अंदर हम लोग स्टॉक्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर, इन तीनों में इन्वेस्ट करते हैं। अब इनके अलावा अभी तो ये तो देखिए हमने 2 टाइप की फाइनेंशियल मार्केट्स, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। थर्ड वन इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मतलब फॉरेन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। ये मार्केट डील करती है उन ट्रेडिंग करेंसीज के लिए जो अराउंड द वर्ल्ड यूज़ होती है। जैसे कि हमने यूएस डॉलर इन एक्सचेंज बाय किया इंडियन रुपये के, ठीक है। तो इनका यूज़ बिजनेसेस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, और इन्वेस्टर्स करते हैं स्पेक्यूलेशन के लिए, कि मतलब पैसे प्राइस जैसे स्पेक्यूलेशन के लिए हम करते हैं, फॉरेन करेंसी को खरीद के रख लेते हैं क्योंकि फॉरेन डॉलर्स का प्राइस बढ़ता रहता है। तो इंपॉर्टेंस क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट होता है, मैनेज करने में एक्सचेंज रेट मदद करता है, और आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट कौन सी होती है? जिसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं। कमोडिटी मार्केट्स में आप लोग फिजिकल गुड्स में ट्रेड करते हो, लाइक गोल्ड, सिल्वर, ऑयल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। किस किस टाइप की कमोडिटी मार्केट्स होती हैं? स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट। कमोडिटी मार्केट किस किस टाइप की होती है? स्पॉट्स मार्केट और फ्यूचर मार्केट। ट्रेडिंग अकर इमीडिएटली एट करंट प्राइस। स्पॉट मार्केट में करंट प्राइस पे इमीडिएटली आप ट्रेड कर सकते हो, और फ्यूचर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड ऑन बाय और सेल, कि कितने बाय सेल कर रहे हो आप कमोडिटीज़ को फ्यूचर डेट में, तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। उसके बाद आती है हमारी डेरिवेटिव मार्केट, जो मैंने आपको बताया भी है। शेयर मार्केट में हमारा एक तो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, एक आईपीओज होते हैं, और थर्ड ऑप्शन होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला ऑप्शन। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट, जिसमें हम लोग जीरो टू हीरो ट्रेड करते हैं। लोग मतलब जो शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते हैं ना, वो डेरिवेटिव मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आम बंदा जाएगा, शेयर्स खरीदेगा और बैठ जाएगा कि पैसे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। बट जो थोड़े एडवांस लेवल के लोग होते हैं ना, वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या होता है कि फ्यूचर्स में क्या होता है, अगर आपको इसको और इलेबरेट करना है, मैं अपनी भाषा में बता रही हूँ। फ्यूचर्स में क्या होता है कि जैसे अगर आपने कोई भी चीज़ के इन्वेस्टमेंट्स की, फ्यूचर्स में पहले तो आपको लीवरेज मिलेगी। अगर आपके पास 10,000 है तो आप 10,000 की मदद से लीवरेज का यूज़ करके 1 लाख तक के शेयर खरीद सकते हो, ठीक है। फ्यूचर में सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? फ्यूचर के डिसएडवांटेज ये है कि फ्यूचर्स में जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, जैसे आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की और आपका नुकसान 50,000 का हो गया, ठीक है। तो फ्यूचर्स में क्या है कि आपको 50,000 के नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। ऑप्शंस में क्या होता है, आपके खाते में 10,000 हैं, आप 10,000 की आपको इस पर लीवरेज इसमें भी मिलेगी कि 1 लाख तक शेयर्स खरीद सकते हो। इसमें आपको ये नहीं है कि अगर आपने 10,000 लगाए हैं तो आपका नुकसान 50,000 का हो गया तो आपको 50 ही चुकाने हैं। ऑप्शंस में आपका नुकसान सिर्फ उतना ही होगा जितना आपके खाते में पैसे हैं, यानी कि जितने आपने उस ब्रोकर में पैसे ऐड किए हैं। जैसे कोई भी एंजल वन ब्रोकर ऐप्स होते हैं, तो उनमें अगर आपने 10,000 की पेमेंट ऐड की है ना, तो सिर्फ मैक्सिमम आपका लॉस उसी अमाउंट तक होगा। ये ऑप्शंस में होता है। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो नुकसान जितना होगा उतना आपको भरना पड़ेगा, चाहे धीरे धीरे करके देना पड़े। तो ये 2 चीज़ें होती है डेरिवेटिव मार्केट में। बाकी और भी हैं, स्वैप है, और भी 1-2 चीज़ें होती हैं, तो वो यहाँ पे नहीं है। मेन मैं आपको सिर्फ डिटेल बता रही हूँ कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो कि मार्केट्स में होता क्या है। थर्ड वन इज इंश्योरेंस मार्केट। इंश्योरेंस मार्केट हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसमें हम हमारे रिस्क को मैनेज कर सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को लेके, ठीक है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी भी 24 आवर 7 घंटे चलती है। बिटकॉइंस होते हैं, एंथ्रियम्स होते हैं, और अदर काफ़ी सारे इसमें कॉइन्स होते हैं जिनमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा कंपैरिजन बता दोगे कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है। वो लेस देन 1 ईयर होती है या मोर देन 1 ईयर होती है। इसमें रिस्क कम होता है, इसमें मॉडरेट टू हाई होता है। इसकी लिक्विडिटी हाई है, इसकी लिक्विडिटी मॉडरेट है, और इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे बता देंगे। अब इनके अंदर रेगुलेटर्स का क्या रोल है? रोल ऑफ रेगुलेटर्स फाइनेंशियल मार्केट में, रेगुलेटर्स होते हैं ना, जो सेबी, आरबीआई, इड्रा जो है, उसके बाद ये पेंशन फंड वाले, तो इनका क्या रोल है? सेबी क्या करती है? सेबी रूल्स बनाती है।
आरबीआई रेगुलेट, जो सेबी है वो कैपिटल और सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है। आरबीआई मनी मार्केट और बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है। इड्रा रेगुलेट करती है इंश्योरेंस मार्केट को, और पीएफआरडीए क्या करती है, ये पेंशन फंड्स को रेगुलेट करती है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन की कंक्लूजन है। गाइस ध्यान से अब अगले क्वेश्चन देखना, बहुत बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह सिमिलर रहेंगे, कुछ चेंजेस नहीं है। तो चलिए गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सेकंड, एक्सप्लेन इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया फाइनेंशियल मार्केट। गाइज ध्यान रखें पहले क्वेश्चन से सिमिलर है, तो अगर किसी ने अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसको आगे वाले क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे। अब आपको ना स्ट्रक्चर बताना है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का। सेम स्ट्रक्चर लाइक टाइप्स है। पहले आप फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग लिख दोगे। स्ट्रक्चर में क्या आता है, दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट और अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट। जो ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट है, सेम टाइप्स हैं जो हमने ऊपर देखे थे ना, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ठीक है, कमोडिटी और डेरिवेटिव। सेम टाइप्स जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किए हैं एग्जैक्ट वही हैं, तो इसको मैं आपको डिटेल में नहीं करवाऊंगी, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसको देख लिया। ठीक है, ये तो हो गए ऑर्गेनाइज वाले हमारे। अब इसके बाद आते हैं अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया। अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर्स हैं वो कुछ इनफॉर्मल मनी मार्केट्स हैं, लाइक जो मनी लैंडर्स होते हैं जो उधार देते हैं, इंडिजीनियस बैंकर्स होते हैं, चिट फंड्स होते हैं, इनको अनरेगुलेटेड बोला जाता है कि ये अनऑर्गेनाइज है। बस अनऑर्गेनाइज की इतनी सी एक्सप्लेनेशन है, बाकी सारा फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर सेकंड क्वेश्चन में भी आएगा। इसके बाद क्वेश्चन की कंक्लूजन, थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें फिर से क्वेश्चन इन्होंने घुमा के पूछ दिया, व्हाट रोल डज स्टॉक मार्केट प्ले, कि क्या रोल स्टॉक मार्केट क्या रोल प्ले करती है इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट में। इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट ही तो है, और इसके फंक्शंस क्या है। स्टॉक मार्केट यानी कि फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या होता है, जहाँ पे शेयर्स कंपनीज के खरीदे और बेचे जाते हैं। एक ब्रिज का काम करती है कंपनीज, जहाँ पे अपने फंड्स को रेज करती हैं, इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। शेयर मार्केट में दो तरह के स्टॉक्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो 1875 में स्टैब्लिश हुआ था, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो 1992 में। ठीक है, अब रोल क्या है स्टॉक मार्केट का, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने उसके आई थिंक फीचर्स किए थे कि सेविंग्स को मोबिलाइज करता है, फैसिलिटेट करता है कैपिटल फॉर्मेशन को, वेल्थ क्रिएट, एग्जैक्ट वही है। ठीक है, लिक्विडिटी होती है, इकोनॉमिक इंडिकेटर है, सेम वही पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो है कि अट्रैक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करता है। उसके बाद फंक्शंस क्या है, स्टॉक मार्केट के क्या फंक्शंस हैं, क्या प्रोवाइड करता है, आपको बाइंग और सेलिंग के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, प्राइस आपको डिस्कवर करता है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, सिक्योरिटीज़ का डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट की हैबिट को प्रमोट करता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएँ, आपको एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू प्रोवाइड करता है, रिस्क को डाइवर्सिफाई करता है कि वो लोग अपने रिस्क को अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं, इन्हांस करता है लिक्विडिटी को कि किसी भी टाइम इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं, सपोर्ट करता है गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को, और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं क्रिएट करता है। अब की स्टॉक मार्केट में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सबसे पहले इन्वेस्टर, जो भी बंदा अपने पैसों को इन्वेस्ट करके पैसे बढ़ाना चाहता है, कंपनीज, स्टॉक ब्रोकर्स और रेगुलेटर्स यानी कि सेबी। ठीक है, स्टॉक मार्केट की एडवांटेज क्या है, आपकी ग्रोथ होती है, आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, इंकरेज करता है नई नई इनोवेशन को, डेट के ऊपर, कर्जे के ऊपर आपको डिपेंड रहना कम करता है, फाइनेंशियल मार्केट को स्ट्रेंथ करता है और इकोनॉमी को ग्रो करता है। चैलेंजेस क्या है स्टॉक मार्केट में, मार्केट आपको पता है स्टॉक मार्केट कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, तो मार्केट वोलेटिलिटी होती है, लोगों को इसकी अवेयरनेस अभी तक नहीं है, काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते हैं, फ्रॉड और स्कैम भी होते हैं, और इस पर हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि फॉरेनर्स के थोड़े से पैसे और स्टॉक मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, रेगुलेशन क्या है स्टॉक मार्केट का, सबसे पहले भी हमने किया था, सेबी करता है, सेबी देखता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करे और कोई भी फ्रॉड ना हो, और स्टॉक एक्सचेंज लाइक BSE और NSE एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये अगेन फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में। पहले तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एसेट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एक एग्रीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं दो पार्टीज़ के बीच में, जो भी ट्रांसफर हो रही है, चाहे पैसे है चाहे फ्यूचर है, तो ये इंस्ट्रूमेंट हेल्प करते हैं आपको फंड्स को मोबिलाइज करने में, रिस्क को मैनेज करने में और इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट करने में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दो टाइप के यहाँ पे बताए गए हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो कि ओनरशिप बेस्ड होते हैं जिसमें आप शेयर्स खरीदते हो, इक्विटी। सेकंड वन इज डेट इंस्ट्रूमेंट जिसमें लोन बेस्ड होते हैं। फर्स्ट वन देखो, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये रिप्रेजेंट करते हैं जो इक्विटी होती है जिसमें आपको ओनरशिप मिलती है, जिसमें आप शेयर्स खरीदते हो, प्रेफरेंस शेयर खरीदते हो, म्यूचुअल फंड खरीदते हो, इनमें आपको ओनरशिप मिलती है सामने वाले की कंपनी के शेयर्स की। और दूसरे होते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट, या आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हो, डेट
उधार लेना, बोरोइंग, ठीक है, जहाँ पे इश्यूअर एग्री करता है जिसने भी इशू किए हैं डेट की आपको इंटरेस्ट और पेमेंट की जाएगी हर महीने इतने, अगर आप हमारे डेट खरीदते हो तो आपको इतने पैसे दिए जाएंगे। लाइक बोन्स, डिबेंचर, ट्रेजरी बिल, शॉर्ट टर्म के लिए आपको कुछ भी चीज़, कोई भी मतलब बोन्स हो गए, डिबेंचर हो गए, शॉर्ट पीरियड के लिए आपको दिए जाते हैं, डिबेंचर लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है, आपको थोड़े समय के लिए दिए जाते हैं और डिस्काउंट वैल्यू पे दिए जाते हैं। जब उनकी फेस वैल्यू पे जब भी वो इशू होते हैं तो फेस वैल्यू आपको पे की जाती है उसकी, ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी समझाया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कमोडिटीज़ होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली, है ना। उसके अलावा यहाँ पे बताया हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, स्वैप भी होते हैं, यहाँ पे तीनों तरह की मार्केट बताई। मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन की बहुत डिटेल में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही नॉलेज दी थी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउ करते हैं, आप बाय और सेल कर सकते हो एसेट्स को ऑन अ फ्यूचर डेट, आप इसमें हैजिंग कर सकते हो रिस्क के अगेंस्ट। जिसको ये यूज़ करना आता है ना फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसने मतलब इसमें कभी भी थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट की है तो उसके पास बहुत गप्पे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिखने के लिए। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि मैंने आज ही आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि फ्यूचर में मैं आपसे ये चीज़ बाय करूंगी, दैट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। स्वैप क्या है कि दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है कि कैश फ्लो एक्सचेंज होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बेस पे। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो कंबाइंड फीचर होते हैं बोथ इक्विटी और डेट को मिला के बनता है, इक्विटी और डेट वाले दोनों को। इसमें कन्वर्टेबल डिवेंचर्स भी होते हैं, वारंट्स भी होते हैं। डिवेंचर्स जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर में, एक सर्टेन पीरियड्स के बाद डिवेंचर्स को हम लोग इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वारंट्स आपको मतलब होल्डर को ये राइट देते हैं कि आप शेयर बाय कर सकते हो स्पेसिफिक प्राइस पे फ्यूचर में, ठीक है, आपको वारंट दिया गया। उसके बाद की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए। फिक्स डिपॉजिट की मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं जिसमें आज के लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। आप लोग खुद सोचो, एफडी आज के टाइम पे हर कोई करवाता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू लोगों का पैसा जुड़ता है, सेविंग्स करते हैं लोग, फाइनेंशियल डिपॉजिट्स करवाते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्कीम है जिससे आप लोग टैक्स वगैरह बचा सकते हो, पीपीएफ आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट बैक सर्विंग बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के सर्विंग बॉन्ड्स होते हैं जो सर्व किए जाते हैं जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है पैसों का। रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं लोग, उसमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। एक्सचेंज ट्रेड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक गोल्ड के ईटीएफ खरीद लिए, निफ्टी के ईटीएफ खरीद लिए। ईटीएफ का तो आई थिंक पुष्कर आज बहुत अच्छे से समझाते हैं, आई थिंक ये उनका यूट्यूब चैनल है अगर किसी ने देखा होगा तो, ठीक है। तो ये ईटीएफ की नॉलेज मतलब ईटीएफ भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टॉक मार्केट का। ईटीएफ की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, ठीक है। अब रोल क्या है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, एक्चुअल में रोल क्या है, इंडिया की मार्केट को कैसे बूस्ट करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये लोगों को इंकरेज करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करो, इन्वेस्टमेंट्स करो, कैपिटल फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करते हैं, आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, डिवर्सिफिकेशन यानी कि आप एक ही जगह पे इन्वेस्ट ना करके डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपने पैसों को इन्वेस्ट करो, ठीक है, डिफरेंट पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करो, रिस्क को मैनेज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट के ईटीएफ्स हैं, ठीक है, सॉवरेज गोल्ड बॉन्ड्स हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप लोग रीड कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी रहेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट एडवांटेजेस क्या है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, अगर आप एफडी पीपीएफ इनमें इन्वेस्ट करते हो तो आपकी असेसिबिलिटी बढ़ेगी। लाइक अगर आप म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए फाइनेंशियल मार्केट्स असेसिबल है, ठीक है। कस्टमाइजेशन है, इन्वेस्टर्स अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं कि उनके गोल्स के अकॉर्डिंग रिस्क कितना लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चूज़ कर सकते हैं कि उनको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। इकॉनमी ग्रो होती है, फंड रेज होता है, टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप पीपीएफ एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो अंडर सेक्शन 80C आपको डिडक्शन अलाउड की जाती है, आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। वेल्थ एक्यूमुलेशन होती है, वेल्थ बढ़ती है। चैलेंजेस अगेन अपर वाले क्वेश्चन के ही है, अवेयरनेस की कमी होती है, मार्केट वॉलेटिलिटी होती है, रिस्क होता है, फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं और रेगुलेटरी चैलेंजेस आते हैं, रूल्स को फॉलो करना। कंक्लूजन, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर विच इज़ मनी मार्केट। तो गाइज उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, मनी मार्केट। मनी मार्केट हमने सबसे पहले क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में देखा था कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप्स पहले हमने देखे थे, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट होती है जहाँ से हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसों को बोरो कर सकते हैं। मनी मार्केट के अंदर मैंने आपको वहाँ पे ऊपर कंपोनेंट्स भी करवाए थे, ट्रेजरी बिल्स वगैरह, कमर्शियल पेपर वगैरह, ठीक है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स हमने ऊपर देखे थे। अब उसी के ऊपर फुल फ्लेज क्वेश्चन है, बट इसमें आपको आरबीआई की गाइडलाइंस बतानी है कि कॉल मनी मार्केट के ऊपर आरबीआई ने क्या रूल्स वगैरह सेट किए हैं। पहले तो आपको कॉल मनी मार्केट पता है जहाँ से हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट है, जहाँ से हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स लाइक पैसे उधार ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं शॉर्टर पीरियड के लिए। ये इसको मेंटेन, इसमें लिक्विडिटी को मेंटेन करना क्रूशियल है बैंकिंग सिस्टम के लिए। आरबीआई एज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री रेगुलेट करती है कॉल मनी मार्केट को, इंश्योर करती है कि ये स्मूथली काम करे और फाइनेंशियली स्टेबल रहे। की फीचर्स क्या है कॉल मनी मार्केट के कि यहाँ से आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उधार ले भी सकते हो और दे भी सकते हो। पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे कौन कौन होते हैं, बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, प्राइमरी डीलर्स होते हैं जो मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं। शॉर्ट टर्म के लिए पर्पस क्या होता है कि इसको शॉर्ट टर्म मैनेज करना, थोड़ा सा लिक्विडेट हो जाता है, लिक्विडिटी होती है, मिसमैचेस हो जाते हैं, टू मीट कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिक्वायरमेंट्स होती हैं बैंक के लिए। अनसिक्योर मार्केटिंग होती है क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए है बोरोइंग एंड लैंडिंग। इस कॉल मनी मार्केट डू नॉट रिक्वायर एनी कोलेट्रल। छोटे समय के लिए जब हम लोग कोई भी उधार लेते हैं या देते हैं तो यहाँ पे कोई भी चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब आरबीआई ने इस
मनी मार्केट के ऊपर क्या गाइडलाइंस दी। पहले आरबीआई ने बताया कि कौन कौन बंदा एलिजिबल है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। आरबीआई का कहना है कि कौन बंदा यहाँ से पैसे उधार और दे सकता है। बैंक्स शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, कॉर्पोरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, प्राइमरी जो डीलर्स हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की अप्रूव्ड आरबीआई हैं, वो सिर्फ यहाँ पे एलिजिबल है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट कौन नहीं कर सकते? नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन है, लाइक नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज, ये डायरेक्टली कॉल मनी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, पहला रूल। सेकंड, आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या लिमिट है अगर आपको कोई भी पैसे यहाँ से बोरो करने हैं या लैंड करने हैं। बोरोइंग लिमिट्स बैंक्स को अलाउ की गई है बोरो करने के लिए लिमिट ओनली टू मैनेज टेम्परेरी मिसमैच। उसी मतलब टेम्परेरी मिसमैच को मैनेज करने के लिए ही उतना अमाउंट ही आप बोरो कर सकते हो जितना मिसमैच है। आरबीआई ने लिमिट सेट की है बोरोइंग की कैपेसिटी की कि उसके ऊपर ओवर रिलायंस नहीं करोगे। लैंडिंग की लिमिट सिमिलरली बैंक्स और प्राइमरी लेंडर्स के लिए जो भी उनकी सर्टेन परसेंटेज होगी उनके नेट ऑन फंड्स के ऊपर, उतने परसेंट ही वो लेंड कर सकते हैं, उधार दे सकते हैं। ठीक है, उनकी जितनी भी उनके पास फंड्स अवेलेबल है उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई ने बता रखी है कि इतने परसेंट से ज़्यादा आप लोग उधार नहीं दोगे, इतना परसेंट आपके पास अवेलेबल हमेशा रहना चाहिए। इंटरेस्ट रेट जो है ये कॉल मनी की डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग आरबीआई सेट करती है कि कितनी डिमांड और सप्लाई है। रिपोर्टिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, ऑल कॉल मनी मार्केट की जो ट्रांजैक्शन है इसको रिपोर्ट करना होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये एक्ट करती है सेंट्रल काउंटर पार्टी टू इंश्योर कि स्मूथली सेटलमेंट हो सभी ट्रांजेक्शन्स की। ऑपरेटिंग आवर्स होते हैं, कॉल मनी मार्केट जो है ऑपरेट करती है ड्यूरिंग स्पेसिफिक आवर्स। टिपिकली इनका काम होता है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। स्टॉक मार्केट की भी यही टाइमिंग है। हमें मार्केट जो ओपन दिखती है वो 9 बजे से लेकर आई थिंक 3:15 3:30 तक दिखती है। वैसे ही कॉल मनी मार्केट 10 AM to 5 PM तक काम चलता है बिजनेस डेज में। सिक्स्थ वन इज आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है कि रिस्क को मैनेज करना है। अनसिक्योर नेचर होता है क्योंकि कॉल मनी मार्केट इज अनसिक्योर, पार्टिसिपेंट्स को रिक्वायर होता है कि रिस्क को प्रूडेंटली मैनेज करना है। और प्रूडेंटियल लिमिट्स क्या है कि आरबीआई मैंडेट करती है कि जो बैंक्स हैं वो प्रूडेंशियल लिमिट को मेंटेन करके रखे एक्सपोजर में, कि कॉल मनी मार्केट रिड्यूस कर सके सिस्टमेटिक रिस्क को जितना हो सके। ठीक है, तो जो भी प्रूडेंशियल लिमिट है उसको मेंटेन किया जाए, उतने ही पैसे दिए जाए जितना कि आप बेयर कर सकते हो नुकसान। ठीक है, उसके बाद रेगुलेशंस, आरबीआई मॉनिटर करती है कॉल मनी मार्केट को, क्लोजली प्रिवेंट करती है, कोई भी गड़बड़ ना हो, सिस्टमेटिक रिस्क सब कुछ देखती है। अब आरबीआई ने कुछ रिफॉर्म्स निकाले, आरबीआई ने ऊपर गाइडलाइंस दी, आरबीआई ने कुछ रिफॉर्म्स निकाले कॉल मनी मार्केट्स में। पहले तो पार्टिसिपेंट्स की रिडक्शन कर दी, नॉन बैंक पार्टिसिपेंट्स को अलाउड ही नहीं है कि वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अल्टरनेटिव मार्केट्स को इंट्रोड्यूस किया, मार्केट्स लाइक कोलेटरलाइजेशन, बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन और प्री पार्टी रेपो मार्केट इनको इंट्रोड्यूस किया। ट्रांसपेरेंसी को इन्हांस किया और मार्केट के डेवलपमेंट के लिए नई नई इनिशिएटिव्स लाई आरबीआई। आरबीआई की गाइडलाइंस जो है कॉल मनी मार्केट की, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? लिक्विडिटी मेंटेन होती है, सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो प्रिवेंट हो जाता है, स्टेबिलिटी प्रमोट होती है, ट्रांसपेरेंसी और इन्हेंस होती है। चैलेंजेस क्या आए? अगेन मार्केट है, मनी मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वोलेटिलिटी हाई है, लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स हैं और आरबीआई के ऊपर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा कि आरबीआई की क्या गाइडलाइंस आएंगी उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। दैट इज कॉल मनी मार्केट। अब बात करते हैं, दैट इज मनी मार्केट। ठीक है, अब सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, ऊपर हमने क्या देखा? कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट में एक लिमिट है कि आप लोग 1 डे से लेके 14 डेज 14 दिनों तक ही सिर्फ उधार ले सकते हो कॉल मनी मार्केट में। आगे मैं आपको ना टेबल फॉर्म में डिफरेंस दिखाऊंगी, कॉल मनी मार्केट और आगे एक और मार्केट है, आई थिंक बिल मार्केट है, तीनों का मैं एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मनी मार्केट क्या होती है? मनी मार्केट वो सेगमेंट है जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म बोरविंग्स कर सकते हो फंड्स को। ये हाईली लिक्विड होती है, कम रिस्क होता है इनमें और इनका मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है। ऊपर वाला जो देखा उसमें लेस देन 14 ईयर्स के नियर है, 14 डेज के नियर है। अब इसका की फीचर्स क्या है? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, लिक्विडिटी मैनेज होती है, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं बता दोगे, कोई फिजिकल मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, कोई फिजिकल लोकेशन नहीं और लो रिस्क होता है। इंपॉर्टेंस पॉइंट की हेडिंग देखो वही घूमेंगी, बस आपको कॉल मनी मार्केट और बिल मार्केट तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आगे क्वेश्चन, क्योंकि आपको तीनों अलग अलग नेम से आए हैं हर तीनों सालों में। ठीक है, तो मॉनिटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होती है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सिंपल ऊपर वाले पॉइंट्स या फाइनेंशियल ट्रेड एंड इंडस्ट्री होती है, रिसोर्सेज प्रॉपरली एलोकेट हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूट क्या है मनी मार्केट के? कॉल मनी मार्केट जैसे कि ये ना मनी मार्केट के अंदर सब पॉइंट हैं, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, कमर्शियल पेपर, वैसे ही कॉल मनी मार्केट भी इसका एक कंपोनेंट है मनी मार्केट का। मनी मार्केट जो ओवरऑल है वो पूरे साल, 1 साल के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड उसका 1 साल होता है, पर जो कॉल मनी मार्केट है उसका जो लैंडिंग का पीरियड है ना यहाँ पे सिर्फ 1 डे या मैक्सिमम 14 दिनों के लिए होता है। तो कॉल मनी मार्केट और मनी मार्केट इज नॉट सेम थिंग, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मनी मार्केट का पॉइंट है, आगे पार्ट है कॉल मनी मार्केट। ठीक है, कॉल मनी मार्केट इज वेयर जहाँ पे फंड्स को बोरो किया जाता है फॉर 1 डे
पर्पस क्या होता है कि बैंक्स की शॉर्ट टर्म जो भी पैसों की ज़रूरत होती है उसको पूरा करती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसमें ट्रेजरी बिल्स आते हैं जो गवर्नमेंट वगैरह इशू करती है उनकी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए। और आफ्टर दैट यहाँ पे देखो ये 91 डेज, 182, 364 डेज ऐसे ही होता है। कमर्शियल पेपर्स को भी गवर्नमेंट वगैरह इशू करते हैं, कॉर्पोरेशन इशू करते हैं अपने फंड्स को रेज करने के लिए, डिपॉजिट्स को इशू करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रीपर्चेज के एग्रीमेंट, रेपोस एग्रीमेंट्स इनको इशू किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स को लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसों को, टी बिल, सी बी, सी डीज, इसमें हाई लिक्विडिटी होती है। उसके बाद इंटर बैंक लेंडिंग मार्केट्स होती है। देखो लर्निंग पॉइंट्स है, बेसिक मुझे यही समझाना है कि मनी मार्केट और कॉल मनी मार्केट इज डिफरेंट थिंग। पिछले 3 सालों में आई थिंक 3 ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिन्होंने हर अलग अलग नाम से क्वेश्चन आए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों सेम नहीं है, तो वही डिफरेंस क्लियर करना है मुझे इस क्वेश्चन में। बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न, आपके पास बिल होता है, ठीक है, आप उसको एक्सचेंज दे के दूसरे बंदे से पैसे ले लेते हो। उसके बाद रोल क्या है आरबीआई का, आरबीआई क्या करती है, आरबीआई का मनी मार्केट में, कॉल मनी मार्केट में नहीं, मनी मार्केट में क्या रोल है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट होती है, आरबीआई यूज़ करती है रेपो, रिवर्स रेपो, ओपन मार्केट के ऑपरेशंस को, लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, इंटरेस्ट रेट को स्टेबलाइज करती है और रूल सेट करती है, डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। इंपॉर्टेंस बता दोगे, मनी मॉनिटरी मार्केट को फैसिलिटेट करती है, बैंकिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है, ग्रो करती है, इकोनॉमी को रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन देती है हमें। चैलेंजेस क्या है मनी मार्केट के, लोग कम पार्टिसिपेट करते हैं, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है इसने, मनी मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, ठीक है, अवेयरनेस कम होती है, लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। अब थर्ड मार्केट देखो, इंडियन बिल मार्केट। हमने पहले क्या देखा, कॉल मनी मार्केट, सेकंड वन इज मनी मार्केट, थर्ड वन इज इंडियन बिल मार्केट। तीनों के नाम एक ही हैं पर तीनों के मतलब अलग हैं। इंडियन बिल मार्केट रेफर्स टू द मार्केट जहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बिल, मैं इंडियन बिल मार्केट अपने भाषा में समझाऊं, इंडियन बिल मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे, जैसे कि अगर मैं आपको अपनी भाषा में बिल मार्केट है, यानी कि आप अपने बिल्स जो आपके पास होते हैं, इनवॉइसेज होते हैं या बोल सकते हो प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, कमर्शियल पेपर होते हैं, उनका ट्रेड करते हो, उनको किसी को दे के बदले में उनसे पैसे लेते हो। ये इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट करती हैं क्रेडिट जिसका आप फाइनेंशियल ट्रेड ट्रांजैक्शन में यूज़ कर सकते हो। इंडियन बिल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फैसिलिटेट करने के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को, पर इसके सेवरल बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, इसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक गई है। आज के टाइम पे इंडियन बिल मार्केट का हद लोगों को पता ही नहीं है। शॉर्ट कमिंग्स क्या है इंडिया की बिल मार्केट की, लिमिटेड अवेयरनेस है, लोगों को इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लो लिक्विडिटी होती है। इंडियन बिल मार्केट की लिक्विडिटी बहुत लो है, इसमें स्टैंप ड्यूटी जो टैक्स लगता है वो बहुत हाई होता है, पुअर क्रेडिट रेटिंग सिस्टम है इसके अंदर, इंस्टीट्यूशनल कोई सपोर्ट नहीं होती है, इसमें उसकी कमी होती है। अंडर डेवलप्ड बिल डिस्काउंटिंग मार्केट है, डेवलपमेंट नहीं हुई इसकी, लोगों को इसके बारे में प्रमोट ही नहीं किया गया, बताया ही नहीं गया, ये अभी तक अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। एब्सेंस है यूनिफॉर्म, इसका एक फ्रेमवर्क नहीं है, फॉर्मेट नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, इसको करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया कि लोगों को ये बताया नहीं गया कि ये करना ही करना है। मार्केट फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है, सेक्टर्स में रिलेक्टेंस है इसकी। उसके बाद गवर्नमेंट ने ना क्या स्टेप्स लिए कि मतलब ऊपर तो हमने देखा कि इसकी क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं कि इसको क्यों मतलब लोग जानते नहीं हैं, अब गवर्नमेंट ने ऐसे क्या स्टेप्स लिए कि वो बिल मार्केट को इंडिया में प्रमोट कर सकें। 1952 में बिल मार्केट स्कीम आई जिसने आरबीआई ने जिसको इंट्रोड्यूस किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज को प्रमोट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डीएफएचआई, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, 1988 में डेवलप हुआ सेकेंडरी मार्केट फॉर बिल्स के लिए। इसमें आप डिस्काउंट एंड फाइनेंस, इसमें आपको लिक्विडिटी एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी दी गई, ठीक है। इनका मेन रोल था कि रीडिस्काउंट करना बिल्स को, बिल्स थे जो उनको रीडिस्काउंट करना, एक प्लेटफॉर्म दिया सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन के लिए। थर्ड वन इज ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम लाया गया 2024 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड रिसीवेबल, जैसे अगर आपके कोई अनपे इनवॉइसेज है, यानी कि आपने कोई माल किसी को उधार पे दिया, अभी तक उसकी आपको पेमेंट नहीं आई, अनपे बिल्स हैं जिसकी आपको पेमेंट नहीं आई, तो यहाँ पे वो ट्रेड रिसीवेबल अनपे इनवॉइसेस को आप आगे डिस्काउंट पे थर्ड पार्टी को सेल कर सकते हो और उससे पैसे ले सकते हो, ठीक है। रैशनलाइजिंग ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, उसको मतलब स्टैम्प ड्यूटी के प्राइस को कम किया गवर्नमेंट ने, स्ट्रेंथ किया, लीगल फ्रेमवर्क बनाई उसके लिए, क्रेडिट रेटिंग सिस्टम को डेवलप किया, जो जो ऊपर शॉर्ट कमिंग्स थी उसको यहाँ पे सुधारा गया, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस के कैंपेन लगाए गए, बैंकों को बोला ज़्यादा से ज़्यादा बिल्स मार्केट में पार्टिसिपेट करो, प्रोसीजर को बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया गया बिल्स मार्केट के लिए, इंटीग्रेट किया गया होलसेल डेट मार्केट्स के साथ। अब क्वेश्चन की यहाँ पे है कंक्लूजन। अब समझो तीनों का डिफरेंस, कॉल मनी मार्केट और इंडियन बिल मार्केट। कॉल मनी मार्केट सबसे छोटे टाइम पीरियड के लिए होती है, 1 दिन से लेके 14 दिनों तक। मनी मार्केट 1 दिन से लेके 1 साल तक। और इंडियन बिल मार्केट ट्रेड फाइनेंस, इसमें जो फाइनेंस होती है बिल के थ्रू होती है। अगर आपके पास कोई भी जैसे ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, कमर्शियल पेपर, ये अगर आपके पास बिल्स हैं, इनवॉइसेज हैं, तभी ये मार्केट में आप काम कर सकते हो। जो कॉल मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, बैंक होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। मनी मार्केट में बैंक, कंपनी, गवर्नमेंट और म्यूचुअल फंड। इंडियन बिल मार्केट में ट्रेडर होते हैं, कंपनीज होती हैं और बैंक्स होते हैं। उसके बाद कॉल मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट कॉल और नोटिस मनी, कॉल मनी मार्केट है ना, कॉल और नोटिस मनी होगी। मनी मार्केट में टी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, रेपो, कॉल मनी। और इंडियन बिल मार्केट में ट्रेजरी बिल्स और सिर्फ कमर्शियल बिल, सिर्फ बिल,
बिल वाले पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये डिफरेंस के थ्रू क्लियर कर सकते हो कि ये चैप्टर के तीनों क्वेश्चंस अलग अलग होते हुए भी सिमिलर हैं, बट आपको समझना पड़ेगा माइनर माइनर डिफरेंस है। अब मनी मार्केट की तो बहुत बातें होगी। कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट के फंक्शंस क्या हैं, क्या कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर है, और मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है। कैपिटल मार्केट अब क्या है, यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स को ले सकते हो, बिजनेसेस और गवर्नमेंट यहाँ से बोरो करती हैं। ये इन्वेस्टर्स को अलाउ करती है कि आप सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल कर सकते हो, लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, वेंचर। ये फंड्स का यूज़ कंपनीज अपने बिजनेस को एक्सपैंड, ग्रो करने के लिए वेरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में करती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सेविंग्स को मोबिलाइज कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हो, लिक्विडिटी होती है लॉन्ग टर्म के लिए है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आप पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। रिस्क डिवर्सिफाई हो जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए है। प्राइस डिस्कवरी के ऑप्शंस होते हैं आपके पास, प्राइस डिस्कवर कर सकते हो। ग्रोइंग गवर्नमेंट बोरोविंग्स को फैसिलिटेट किया है, इन्वेस्टमेंट्स को इंकरेज किया है, रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज़ करने के लिए फैसिलिटीज़ दी गई हैं, इकॉनमी को डेवलप किया गया, इन्हेंस किया गया है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। अब कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल मार्केट क्या होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है। दो तरह का स्ट्रक्चर है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ की बात होती है कि आईपीओ इशू किए जाएंगे, और सेकेंडरी मार्केट में हम लोग सिंपल स्टॉक्स और शेयर्स को बाय करते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पहले क्वेश्चन से ही है कि कैपिटल मार्केट की बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने पहले क्वेश्चन में ही बता दी थी, और पहले क्वेश्चन के बेस पे आपका यूनिट 1 इसी क्वेश्चन के साथ यहाँ खत्म हो जाएगा। प्राइमरी मार्केट होती है जहाँ पे न्यू इशू मार्केट होती है, नई चीज़ को इशू किया जाता है, न्यू पब्लिक को ऑफर किया जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की जाती है, न्यू बॉन्ड्स को इशू किया जाता है। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट शेयर मार्केट होती है जहाँ पे आप शेयर्स वगैरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपने शेयर्स को खरीदते हो। थर्ड वन इज डेट मार्केट, जहाँ से आप डेट्स को बाय करते हो, उनकी डिस्काउंट वैल्यू पे उनको लेते हो और उनकी फेस वैल्यू पे उनको सेल करते हो। इक्विटी मार्केट जहाँ पे आप शेयर्स और स्टॉक्स को लेते हो। और अब यहाँ पे आपको छोटा सा डिफरेंस है जो खुद रीड करना है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट छोटे समय के लिए, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप लोग यहाँ से डिफरेंस रीड कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक है, और यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा वाइंड अप। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे यूनिट 2 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं हमारे यूनिट 2 की। यूनिट 2 देखिए क्या है, ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे फाइनेंशियल सेक्टर की वजह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में आपको बताना है। तो द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर एक क्रूशियल इंडिकेटर है कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ में। तो जब फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो होगा, इकोनॉमी भी ग्रो होगी, मोर एफिशिएंट होगी, स्टेबल होगी, प्रोडक्टिव होगी। तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेक्टर इनेबल करता है कि बिजनेसेस को कि वो अपनी कैपिटल को असेस कर पाएँ, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर पाएँ, और ओवरऑल लोगों के रहने के तरीके को सुधार पाए। सो इन दिस डिस्कशन हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल सेक्टर की वजह से हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रोथ हुई। पहले तो फाइनेंशियल सेक्टर क्या है। फाइनेंशियल सेक्टर वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें फाइनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इंडिविजुअल, बिजनेसेस और गवर्नमेंट को। इसमें कौन कौन लोग आते हैं, बैंक्स प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, स्टॉक मार्केट प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है, इन्वेस्टमेंट फर्म्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब कैसे फाइनेंशियल सेक्टर हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। व्हेन फाइनेंशियल सेक्टर्स ग्रो इट मीन देयर इज अ इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर बिजनेस। जैसे ही फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो करेगा, हमारे बिजनेस की अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी, बेटर क्रेडिट का असेस होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होगी, और एक ग्रोथ रिफ्लेक्ट करेगी इकोनॉमी को। जितना क्रेडिट असेस होगा, वेल्थ क्रिएट होगी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उतनी हमारी इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो करेगी। फाइनेंशियल सेक्टर का बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट में क्या रोल है। हमारी बिजनेस की कैपिटल ग्रो होगी, एंटरप्रेन्योरशिप और ज़्यादा प्रमोट होगी, स्टॉक मार्केट में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी और पॉवर्टी रिड्यूस होगी, यानी कि गरीबी कम होगी। जितना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेक्टर होगा उतनी ज़्यादा प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी। लो इनकम को इंडिविजुअल्स को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, लोग अपने पैसे को सेव, बोरो, इन्वेस्ट कर सकेंगे, वो अपने रहने खाने तरीके सुधार सकेंगे। इसमें आपको बैंकिंग सर्विसेज दी जाएंगी, इंश्योरेंस, माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। फिफ्थ वन इज सेविंग और इन्वेस्टमेंट मोबिलाइजेशन। आपकी सेविंग्स को इनकरेज किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट की सेविंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, और डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जाएंगी कि आप डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए जॉब्स क्रिएट की जाएंगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाएगी। फाइनेंशियल सेक्टर जैसे ही ग्रो होगा, आपके लिए जॉब्स क्रिएट होंगी। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके लिए फाइनेंशियल सेक्टर में, इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। फिर सेवंथ वन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। फाइनेंस की ज़रूरत तो पड़ेगी ना भाई, तो फाइनेंशियल जो फैक्टर है वो हमारी इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, उसके प्रोजेक्ट्स को भी इंप्रूव करेगा, फाइनेंस करेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी अच्छी होगी, ग्लोबल ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में भी मदद करेगा। फाइनेंशियल सेक्टर एट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, इसमें भी मदद करेगा। गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक की सोर्स है फाइनेंशियल सेक्टर। तो गवर्नमेंट के टैक्सेज, रेवेन्यू फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के थ्रू ही तो जनरेट होते हैं, तो टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट बोरोविंग्स, इसमें भी मदद करेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली अगर हमें स्टेबल रहना है, रिस्क को मैनेज करना है, तो इकोनॉमी की ग्रोथ में यहाँ पे भी फाइनेंशियल सेक्टर मदद करता है।
करता है, रिस्क को मैनेज करता है। ठीक है, इसी से तो अगर रिस्क मैनेज होगा तो इकॉनमी बचेगी, पैसा हमारे देश में ही रहेगा। इकोनॉमिक रिसाइलेंस होगा, यानी कि अगर हमारे कंट्री में कोई टफ सिचुएशन आ जाती है तो हम उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे क्राइसिस को। कोई भी डिजास्टर हो जाता है तो वहाँ पे हम स्टेबल टिक पाएंगे। ठीक है, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आएगी और यहीं पे क्वेश्चन हो जाएगा कंक्लूड। अब एक क्वेश्चन और है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आए इंडिपेंडेंस के बाद। इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले क्या होता था, 1947 में आज़ादी मिली हमें, है ना। तो यहाँ पे 1947 से बाद की बातें हो रही। पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक सिनेरियो क्या था, यानी कि 1947 से लेकर 1960 के बीच में यहाँ पे क्या सिनेरियो था, क्या देखने को मिलता था। अग्रेरियन इकोनॉमी होती थी, यानी कि आज़ाद होने के बाद भी बहुत सारे लोग अभी भी एग्रीकल्चर पे ही लिमिटेड थे। बहुत कम फाइनेंशियल की सर्विसेज थी, बैंक होते ही नहीं थे, क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं थी, और रूरल एरियाज थे बहुत ज़्यादा। फिर इस्टेब्लिश हुए पब्लिक सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट ने सेटअप किए पब्लिक सेक्टर बैंक, सेविंग्स को इनकरेज करने के लिए, लोन्स को प्रोवाइड करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए। फिर रेगुलेशन एंड कंट्रोल पे ध्यान दिया गया। उसके बाद आया इकोनॉमिक प्लानिंग एंड ग्रोथ प्लान 1960 से 1980 में। ये एक 5 ईयर प्लान था। ठीक है, 1960 से 1970 के लिए इंडिया ने फॉलो किया इस प्लान को, इकोनॉमिक मॉडल को। गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किया 5 ईयर प्लान को, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। उसके बाद आया नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक प्लान 1969 में। गवर्नमेंट ने 14 कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया, बैंकिंग की सर्विसेज का एक्सेस को इंक्रीज किया, सोशल वेलफेयर को और प्रमोट किया। उसके बाद हुआ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को उसके बाद डेवलप किया गया, लाइक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इनको इस्टेब्लिश किया गया बहुत सारी इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद आया 1990s में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और रिफॉर्म, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अनाउंस किया गया, या बोल सकते हो इनेबल किया गया। ठीक है, उनको इस्टेब्लिश किया गया। तो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे 1991 में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें क्राइसिस देखने पड़े बैलेंस ऑफ पेमेंट के। तो जिसने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को उसको अडॉप्ट करना चाहिए, तो वो कुछ रिफॉर्म्स लेके आई, लाइक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसने इंडिया के नक्शे कदमों को बदल दिया। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स लाए गए, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए बैंकिंग सेक्टर गाइडेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाया गया, द इंक्लूड ऑफ एंट्री ऑफ प्राइवेट बैंक्स की एंट्री हुई, डीरेगुलेशन हुआ इंटरेस्ट रेट का, और मॉडर्न बैंकिंग टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट किया गया। स्टॉक मार्केट में रिफॉर्म्स आए, सेबी को लाया गया, सेबी को रेगुलेट किया गया, प्राइवेट बैंक्स की एंट्री हुई। उसके बाद टेक्नोलॉजी 2000 में टेक्नोलॉजी को एडवांस किया गया, टेक्नोलॉजी और अपडेट होने लगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन आए, ग्रोथ हुई इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स की, और नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इनको और बूस्ट किया गया, उनके लिए दरवाजे, जैसे ही ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हुआ था, तभी एफडीआई के लिए सारे गेट्स ओपन कर दिए गए थे, रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया गया था। तो पोस्ट 2000 के बाद, यानी कि 2000 के बाद, उनके लिए और मतलब दरवाजे खोले गए फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, उनको अलाउ किया गया कि भाई आप हमारी कंट्री में आओ और इन्वेस्टमेंट्स करो। ठीक है, उसके बाद रिजर्व बैंक का क्या रोल है, मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं ये। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में आए थे, जिसने हमारी इकोनॉमिक वर्ल्ड वाइड को हिला के रख दिया था, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया लेस अफेक्टेड हुआ था कंपेयर टू अदर नेशंस, बट रेगुलेशंस होने ज़रूरी हैं, तो यहाँ पे रेगुलेटरी चेंजेस लाए गए क्राइसिस के बाद। इंडियन गवर्नमेंट और फाइनेंशियल रेगुलेटरीज ने इंट्रोड्यूस किया, अपने मतलब फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथ करने के लिए कुछ मेजर्स लिए, जिससे वो खुद को रिस्क से बचा सके और ट्रांसपेरेंसी फाइनेंशियल मार्केट में बनी रहे। उसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को राइज किया गया, डिजिटल रेवोल्यूशन लाया गया फाइनेंशियल सर्विसेज में, नए नए ट्रेंड, फ्यूचर आउटलुक्स को देखा गया कि आने वाले टाइम में क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे आज के टाइम पे एआई बहुत चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें लाई गई। और क्वेश्चन की कंक्लूजन है, अब मर्चेंट बैंकिंग क्या हो, क्वेश्चन क्या है कि मर्चेंट बैंकिंग क्या है, डिटेल में इसका नेचर, इवैल्यूएशन, फंक्शंस बताने हैं। मर्चेंट बैंकिंग रेफर्स टू द सर्विसेज जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हमें ऑफर करते हैं, बैंक्स ऑफर करते हैं, असिस्ट कंपनीज और गवर्नमेंट, ताकि वो अपनी कैपिटल को रेज कर पाएँ, एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने में मदद करते हैं। मर्चेंट बैंकर्स स्पेशली आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑफर करते हैं। ये एक स्पेशलाइज फॉर्म होती है फाइनेंशियल सर्विसेज की, जो प्राइमरली फोकस करती है आपको फाइनेंशियल और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ऑफर करती है कॉर्पोरेशंस को, गवर्नमेंट्स को और अदर एंटिटीज़ को। ये जो टर्म है मर्चेंट बैंकर, ये रेफर्स टू इंस्टीट्यूट और प्रोफेशनल जो ऑफर करते हैं, इनको हु ऑफर लेस सर्विसेज, उनकी मदद करती हैं। ओवर द टाइम जो स्कोप है या फंक्शंस है मर्चेंट
मर्चेंट बैंकिंग के वो एक्सपैंड हुए हैं, और इसको एक क्रूशियल एस्पेक्ट भी माना जाता है फाइनेंशियल सेक्टर का, जो भी एडवाइजरीज होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मीनिंग क्या है मर्चेंट बैंकिंग का? मर्चेंट बैंकिंग इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू कॉर्पोरेशन, जैसे कि अंडरराइटिंग सर्विसेज, फंड रेजिंग सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसिंग। तो मर्चेंट बैंक एक्ट एज अ इंटरमीडिएरी बिटवीन इन्वेस्टर और बिजनेस के बीच में इंटरमीडिएरी का काम करते हैं, कंपनीज को मदद करते हैं कि वो अपनी कैपिटल को रेज कर पाएं, सिक्योरिटीज को इशू करके रिस्क को मैनेज करने में मदद करते हैं और उनको फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। अनलाइक कमर्शियल बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स हैं जो कस्टमर के साथ डील करते हैं, उनकी तरह ये नहीं होते हैं। कमर्शियल बैंक्स हील प्राइमरली ऑफर करते हैं लैंडिंग और डिपॉजिट की सर्विसेज, बट मर्चेंट बैंकर्स आर फोकस ऑन ओनली कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये हमें स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इनके क्लाइंट को, जिसमें कैपिटल को उनको कैसे रेज करना है, एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ये प्रोवाइड की जाती हैं। नेचर क्या होता है मर्चेंट बैंकिंग का, इसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट फाइनेंस एडवाइजरी। मर्चेंट बैंकर प्रोवाइड करते हैं हमें एक्सपर्ट एडवाइस, कॉर्पोरेट फाइनेंस के बना एडवाइस प्रोवाइड करते हैं कि कॉर्पोरेट फाइनेंस के मैटर्स के ऊपर, मर्जर कैसे करना है, एक्विजिशन क्या है, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चर की एडवाइस देते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कैसे करनी है इसकी एडवाइजिंग देते हैं, अंडर राइटिंग सर्विसेज कैसे देनी है, कैसे आपको इशुएंस करने हैं अंडर राइटिंग, कैसे आपको रिस्क मिटिगेशन करना है उसकी एडवाइजेज देते हैं, फंड को आपको कैसे मैनेज करना चाहिए, पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है, कैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, इसकी आपको एडवाइस देते हैं। प्रोजेक्ट एडवाइजरी एंड फाइनेंसिंग होते हैं। उसके बाद थर्ड आते हैं एवेल्युएशन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। एवेल्युएशन मर्चेंट बैंकिंग को सेवरल फेसेस में डिवाइड किया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स अर्ली ओरिजिन्स टू इट्स करंट एक्सपेंडेड रोल इन द फाइनेंशियल सेक्टर। अर्ली बिगनिंग हुई थी प्री 20th सेंचुरी में। तो गाइस देखो मेरी बात एक ध्यान से सुनना, जो सेकंड यूनिट है ना बेसिकली आपका, ये लर्निंग बेस पे है। इसमें मैं अगर आपको, मेरे को लग रहा है जैसा मेरे को वाइब आ रही है कि अगर मैं पढ़ भी रही हूँ तो आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसे हैं कि अगर आप खुद से इनको रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरेंस होगी, ना कि मेरे बताने से। तो मैं अगर आपको पढ़ती भी जाऊँ, समझाती भी जाऊँ, तो ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे जब तक आप रीड नहीं करोगे। लर्निंग कंसेप्ट है, तो वीडियो को ऐसे ही खींचते जाना या आपके लिए मतलब वीडियो पूरी क्रिएट तो कर दूँ मैं यूनिट 2 की, बट वो समझ ना आई तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो इससे अच्छा होगा आप थोड़ा टाइम निकालो, खुद बैठ के यूनिट 2 की PDF को रीड करो, क्योंकि यूनिट 2 ऐसा समझाने वाला नहीं है। यूनिट 1 तो मैंने देखो आपको पूरा अच्छे से क्लियर करवा दिया, बट यूनिट 2 समझाने वाला नहीं है, पढ़ने वाला है। मर्चेंट बैंकर्स को क्या चैलेंज, एक्चुअल में ये रीडिंग वाला काम है। अगर मैं समझा भी दूँ डिटेल में तो आपको नहीं समझ आएगा। तो कोशिश करो इसको रीड आउट करो यूनिट 2 को अच्छे से, क्योंकि इसके क्वेश्चन तो मतलब अगर आप समझोगे भी तो ऊपर से जाएंगे, या हो सकता है कुछ आपको समझ ना आए, क्योंकि ये नॉलेज, डीप नॉलेज वाले क्वेश्चन है। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, मर्चेंट बैंक्स क्या होते हैं। उसके बाद एक टॉपिक है जो मुझे लगता है आपको मैं समझा सकती हूँ, मैं बता देती हूँ। म्यूचुअल फंड्स तो चलो आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हो, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। आपको एक टॉपिक है जो लास्ट चैप्टर है आपका, मैं वो समझाना चाहूँगी, क्योंकि वो आपको समझाने से जल्दी याद हो जाएगा, तो मैं उसको समझाऊंगी। ये म्यूचुअल फंड्स वाले क्वेश्चन आपको मर्चेंट बैंकिंग और म्यूचुअल फंड 2 चैप्टर्स हैं जो खुद देखने हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड तो चलो इजी है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन फैक्टोरिंग क्या होता है। फैक्टोरिंग आपको मैं सादी भाषा में बता दूं क्योंकि आपको कंफ्यूज ना करें। हमने ना ऊपर भी एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश की थी फैक्टोरिंग के बारे में, जो आपके जैसे आपके पास बिल्स हैं, अनपे इनवॉइसेज हैं जो अभी तक पे नहीं हुए, ठीक है। अगर आपको उनके बदले में पैसे चाहिए तो आप एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करोगे, उसको बोलते हैं फैक्टर। आप उसको इन्वॉल्व करोगे, अपने अनपे इनवॉइसेज उस बंदे को, इस कंपनी को दोगे और उससे कैश ले लोगे थोड़े कम पैसों पे। जितने अमाउंट के वो बिल्स हैं उससे कम पैसे वो आपको देगा। फैक्टोर है वो, फैक्टोर अपने हिस्से की कमीशन कट करेगा या फीस कट करेगा उसमें से, ठीक है। और वो बिल्स को फिर कैश करवाना, जैसे भी कस्टमर से कलेक्ट करना पैसे, वो फिर फैक्टोर की जिम्मेवारी, दैट इज फैक्टोरिंग, ठीक है। तो फैक्टोरिंग एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जिसमें बिजनेस होता है, अपने बिजनेस जो है वो रिसीवेबल्स को सेल करता है, यानी कि इनवॉइसेस को सेल करता है थर्ड पार्टी को एक डिस्काउंट रेट पे, जब भी उसको इमरजेंसी पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है। टाइप्स क्या है, रिकोर्स फैक्टरिंग होती है, इसमें जो क्लाइंट है बिजनेस इन रिकोर्स फैक्टरी में क्या होता है, जो क्लाइंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अगर कोई भी अनडेट होता है या अनकलेक्टेड इनवॉइस होता है। जैसे कि मैंने फैक्टोर के साथ कोई डील की कि आप मेरे बिल्स ले लो और आप मुझे पैसे दे दो, तो अगर मेरा क्लाइंट जिसके वो बिल्स हैं वो पैसे देने से मना कर देता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके लिए। नॉन रिकोर्स फैक्टोरिंग क्या होता है कि मतलब इसमें कोई पेमेंट का रिस्क नहीं है। फैक्टोर ने एक बार बिल ले लिया तो उसकी जिम्मेवारी है, ठीक है। हमारा उस बिल से कोई लेना देना नहीं है, कस्टमर चाहे उसके पैसे पे करे या ना करे, बिजनेस से वो कोई फैक्टोर हमसे पैसे नहीं मांग सकता, ठीक है। उसके बाद इनवॉइस डिस्काउंटिंग होती है, वो अपनी कोई फीस वगैरह कट करता है। तो फैक्टोरिंग का अगर आप मतलब समझोगे, फैक्टोरिंग क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी ऐसे क्रेडिट बिल्स है, उधार वाले बिल्स है, इनवॉइसेज है, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल वाले, तो आप उनको थर्ड पार्टी विच इज फैक्टोर उसको देके उससे कैश ले सकते हो। तो इस अगर नज़रिए से पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन जस्ट इन अ मिनट समझ आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, बट अगर आप मेरा कंसेप्ट सुनने के बाद पढ़ रहे हो,
ठीक है। और फैक्टोरिंग क्या होता है मैंने समझा दिया। फोरफिट क्या होता है कि अगर आपने कोई शेयर्स के मतलब कुछ गिरवी रखा था और आप उसके पैसे पे नहीं कर पाए, तो फोरफिट क्या है, रीसेल कर देना, ठीक है, उसको रीसेल कर देना मीडियम प्राइस पे या सिंपल प्राइस पे, दैट इज फोर फीचर। और यहीं पे क्वेश्चन मैं वीडियो वाइंड अप करना चाहूँगी गाइज। वीडियो को खींचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूनिट 2 आपको खुद पढ़ के लर्न करना पड़ेगा कुछ चैप्टर्स को, तो उसमें मैं आपको कुछ भी ज़्यादा डिटेल नहीं करवा सकती। और आपका लास्ट एग्जाम है, तो प्लीज़ अच्छे से करके आइएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलेंगे आप लोगों से हम लोग आपके अगले सेमेस्टर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।